हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। फ्रेंड लुथास के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्केलेटन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फ्रेंड लुथास के अनुसार संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली ढांचे को प्रकट करता है। अब मीनिंग देख लेते हैं। An organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. कि संगठन संरचना संस्था की संपूर्ण वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों के मध्य उन संबंधों को व्यक्त करती हैं जिनके अंदर वे संस्था के कार्यों को करते हैं। यह अधिकार एवं दायित्वों के केंद्र के प्रवाह को भी प्रदर्शित करता है जिसके अनुरूप संस्था में आदेश और निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। These activity can include rules, roles and responsibilities. The organizational structure also determine how information flow between levels within the company. अगर टेक्निकल मीनिंग में कहे तो संगठन संरचना एक ऐसी रूपरेखा है जो किसी संगठन के भीतर रिपोर्टिंग, रिलेशन, कंट्रोल, अथॉरिटी आदि को प्रकट करने की एक व्यवस्था है। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब देख लेते हैं इसका डिज़ाइन कैसे है, इसका निर्माण कैसे है। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको पीटर ड्रकर ने 3 सजेशन दिए थे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, निर्माण करने में। देखो, सबसे पहला है द एक्टिविटी एनालिसिस, सेकेंड है डिसीजन एनालिसिस, थर्ड है रिलेशन एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस क्या होता है? किसी भी संस्था में संगठन की संरचना का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उन सभी क्रियाओं को, उन सभी एक्टिविटीज को एनालाइज करना है जो उस स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे परचेस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सबको एनालाइज करके ही हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, सेकंड है डिसीजन एनालिसिस, यानी कि एक संगठन को ज्ञात करने के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स है वो है डिसीजन एनालिसिस। यानी कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो डिसीजन है वो संस्था के किस लेवल पर लिए जाए, ये इन डिसीजन से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो रही है, इन डिसीजन में किन किन मैनेजर को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है, इनसे किन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको गेन हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क डिसीजन एनालिसिस के अंदर पूछे जाते हैं। एंड थर्ड वन है आपका रिलेशन एनालिसिस। रिलेशन एनालिसिस सबसे जो एंडिंग का काम होता है वो होता है, यानी कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर देना पड़ता है। यानी वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि कुछ जैसे अथॉरिटी है या लाइबिलिटी है जिनको फुलफिल करना है, जैसे किसी डिपार्टमेंट के हेड को मैनेजर, वो किस मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, मैनेजर को कितना कॉर्पोरेट कर रहा है, कितना उसको सहयोग दे रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एनालाइज करने पड़ेंगे रिलेशन एनालिसिस में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 सजेशन मिले थे। उसमें फर्स्ट था हमारा एक्टिविटी एनालिसिस, सेकेंड था डिसीजन मेकिंग एनालिसिस, थर्ड है रिलेशन एनालिसिस। आइए अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, संगठन के उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम जब भी संगठन संरचना का चुनाव कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हमारा संगठन, हमारे संगठन के क्या उद्देश्य है, वो किन उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है, क्या हमारा जो संगठन संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो उन उद्देश्यों के अनुरूप बनी है या नहीं। सेकेंड है हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे संगठन का आकार कैसा है। संगठन बहुत बड़ा है तो संरचना करते समय डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर ध्यान देना है। अगर संगठन छोटा है ऑर्गेनाइजेशन तो हमको सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अपनाना है। फिर थर्ड है आपका ऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें यह दे रखा है कि प्रबंधक स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों से कार्य करवाते हैं, अतः जो कार्य करते हैं वे संस्था के संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्य, यानी प्रबंधकीय कार्य भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सदैव प्रबंधक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रबंधक जो काम करे वो ऑलवेज राइट हो। कभी कभी, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हमारा जो मैनेजर है उसकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, हम उसमें कैसे इंक्रीमेंट ला सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट स्किल में क्या देखा है कि हर कोई बंदा अलग अलग होता है, अलग अलग फील्ड से होता है, अलग अलग जगहों से होता है, उसका टेस्ट अलग है। तो उसी वजह से हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होने की वजह से उसके स्किल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहलपन, इनिशिएटिव, कोई काम करना, फीलिंग्स, उसकी डिज़ायर, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये भी बात अफेक्ट करती है। फिर है आपका सोशल एंड ह्यूमन नीड्स, यानी कि कंपनी में जो व्यक्तियों की मान्यताएं, रेस्पेक्ट करना, अपनापन लाना, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को। फिर है ग्रोथ रेट यानी केवल मतलब आज के दौर में हम ये नहीं मान सकते कि हम सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। बेसिक नीड्स को तो हर कोई पूरा करता है। तो हम एक इंसान, एक मनुष्य ये सोचता है कि हम अपनी फ्यूचर की जो आवश्यकताएं है, फ्यूचर में जो जो हमको रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करें। फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में विभागीकरण करने के चाहे कोई भी आधार क्यों ना हो, प्रत्येक आधार एक सीमा तक ही संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। देन है उसके बाद मैनेजरियल पॉलिसीज के प्रबंधक सभी अधिकारों को अपने हाथ में ही केंद्रित रखना चाहते हैं या संबंधित अधिकारियों का प्रत्यायोजन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, सर्वोच्च प्रबंध की योग्यताएं और क्षमताएं भी संगठन संरचना को प्रभावित करती है। यदि प्रबंधक बहुत अधिक योग्य है और क्षमतावान है तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाकर वो अपने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकता है। फिर है आपका टाइप ऑफ मार्केट, बाजार का प्रकार, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कि बाजार कहाँ, मार्केट कहाँ, लोकल में है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। फिर है कम्पिटिटिव पोजीशन के संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति के कारण भी संगठन संरचना विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है। फिर एक कस्टम एंड ट्रेडिशन, हर व्यक्ति का कस्टम और ट्रेडिशन अलग अलग होता है तो जिसकी वजह से वो अफेक्ट कर सकता है। फिर है इवन स्ट्रेस्टा पद समता, यानी कि इसमें पद क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि एक ही अधिकारी के समान पद वाले अधीनस्थों के अधिकार में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि सेम पोस्ट पर अगर दो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं तो उन दोनों के अधिकारों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार करना। एक व्यक्ति के निरीक्षण में करने में सीमित क्षमता होती है, वो अनलिमिटेड लोगों को अपने अंडर में इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं रख सकता, इसलिए कम से कम लोगों को वो एक बंदा इंस्पेक्ट करता है। और इसलिए इस सीमा को भी ध्यान में रखते हुए हमको संगठन संरचना का निर्माण करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हमने 6 पार्ट्स में बताया गया है। सबसे पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट्स ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू top to bottom. Unlike the other structure, specialized and supportive service don't take place in this organization. The chain of command and each department head has control over their departments. The self-contained department structure can be seen as its main characteristics. कि लाइन जो होता है वो एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको हम लाइन बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टली सीधा टॉप से बॉटम जाता है
रेखा संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष रूप से आदेश देते हैं और प्रत्येक अधिकारी ये जानता है कि उसे किसको आदेश देना है और प्रत्येक अधीनस्थ को भी ये ज्ञात होता है कि उसे किस अधिकारी को अपने कार्य की रिपोर्ट देनी है। देन है इंडिपेंडेंट डिसीजन कैन बी टेकन बाय लाइन ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफाइड स्ट्रक्चर। Then the main advantage of line organizational structure can be identified as the effective communication that brings stability to the organization. अब देखिए आगे ये पूरा लाइन ऑर्गेनाइजेशनल का चार्ट दे रखा है। इसमें देखो सीईओ है, सीईओ के 2 पार्ट्स बने हुए हैं। सीईओ के अंडर में मैनेजर, प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर और मार्केटिंग हाउस का मैनेजर दे रखा है। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में फॉरमैन दे रखा है, फिर फॉरमैन के अंडर में एक एक वर्कर दे रखे, और इधर मार्केटिंग मैनेजर में सेल्स ऑफिसर दे रखे दोनों, फिर नीचे दोनों के सेल्स पर्सन दे रखे हैं। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स में हमने डिवाइड करके रखा है इसको। सबसे पहला टाइप है आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इन प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑल पर्सन एट गिवन level perform the same type of work. The division are slowly for the purpose of control and direction. कि लाइन जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की क्रिया लगभग समान होती है। ठीक है, इन क्रियाओं को प्राय नियंत्रण की सुविधा की दृष्टि से ही वर्गीकृत किया जाता है। जैसे इस डायग्राम में दे रखा है कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में 3 फॉरमैन है, ए बी सी। अब ए फॉरमैन के अंडर में वर्कर ए और फिर इसके ग्रुप बने हुए 1 2 3 4। ग्रुप ए में 4 वर्कर है। फिर है फॉरमैन बी में वर्कर, फिर नीचे 4 ग्रुप बी में 4 वर्कर है, फिर है सी और सी में 4 वर्कर है। उसके बाद डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड पार्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। द डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड द एंटरप्राइजेज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट विच आर कन्वीनियंट फॉर कंट्रोल पर्पस। देयर इज अ यूनिटी ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. The whole organization is put under the over control of chief executive who may be called by the name of general manager. Different departments are put under the control of departmental manager. डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हर किसी डिपार्टमेंट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि आपको चार्ट में दिख ही रहा है कि फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजमेंट, फिर इन सब के अंडर में डिप्टी मैनेजर फर्स्ट, डिप्टी मैनेजर सेकंड, फिर डिप्टी मैनेजर के अंडर में सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर के अंडर में वर्कर। इस तरह से हमारा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हमने पूरा किया है फर्स्ट फॉर्म पूरा किया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेकेंड फॉर्म पर जाते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि विशेषज्ञों को परामर्श, हम ऐसा मान सकते, इस फॉर्मेट दिख रहा है उसके अनुसार हम कहते हैं कि जिसमें अधिकारियों को परामर्श देने के लिए कुछ विशिष्ट कर्मचारी या विशेषज्ञ स्टाफ होते हैं जो सीधी रेखा या लंबवत रूप में चलते हैं, किंतु प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता है जो अधिकारियों को उनके कार्यों में स्पष्ट अपना विशिष्ट परामर्श देता है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लीगल एडवाइजर है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस को भी दे रहा है, फिर प्रोडक्शन वाले वीपी को भी दे रहा है और फिर सेल्स वाले वीपी को भी परामर्श दे रहा है। ये हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, द लाइन organization in which the authority and responsibility move downward and accountability flow upward is called the line organization. And line and staff organization, the organization structure in which specialists are added to the line manager to provide guidance and support is called line and staff organization. line organization का मतलब है कि बॉटम टू टॉप क्या होता है, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अपने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है।
जबकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक अलग से स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जो हमको परामर्श यानी कोई भी सलाह दे सकता है। फिर नेक्स्ट है कमांड, एंड उस पर कमांड वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन कमांड तो रखता है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कमांड के साथ एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा उसके कंपेयर में लूज होता है। फिर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एग्जीक्यूटिव आर जनरलिस्ट, एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन एग्जीक्यूटिव आर जनरलिस्ट एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव आर जनरलिस्ट। इस तरह से हमारे ये इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। आगे देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड फॉर्म। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंधक के जन्मदाता FW टेलर को दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि संगठन के प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और कार्य के प्रत्येक छोटे भाग के लिए एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर दो वहाँ पर, और वो प्रत्येक स्पेशलिस्ट अपने रिलेटेड जो भी काम करवाने होंगे उसके लिए ऑर्डर और डायरेक्शन देता रहेगा, और इस तरह से वो अपने अधिकार में पूरे काम को रखता है। जैसे डायग्राम में दे रखा है सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट। अब इसमें देखो ये फिजिकल स्टोर, सेल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सारे काम दे रखे हैं। इस तरह से हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे देखिए लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस दे रखा है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद द स्ट्रक्चर वेयर डायरेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट एंड द लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो in opposite direction. And functional organization is where the company is divided into smaller group based on specialized function areas such as finance, production and marketing. Second level of specialization is low in line of organization. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन बहुत कम देखने को मिलता है, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज हाई, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर काम के लिए स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। फिर दे रखा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द डेलीगेटेड टू डिपार्टमेंटल मैनेजर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इट डजंट स्पेसिफाई एन इवैल्यूएशनरी रिलेशनशिप। अब आगे देखिए इसका फोर्थ टाइप है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का आपको चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट के अनुसार ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के लिए क्या करती है, ये टेम्परेरी बेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से प्रोजेक्ट मिलते हैं उस तरह से ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाई जाती है, और वो टीम ही प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक ही टर्मिनेट हो सकता है। अब देखिए कि इस हेतु पृथक से कर्मचारी या विशेषज्ञों की टीम बनाकर, मैंने अभी बताया, टीम बनाकर परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सहायता ली जाती है। वो टीम में जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपनी राय देते हैं, वो अपने तरीके से काम भी करवाते हैं। देखो चार्ट में दे रखा है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट। इसके प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दोनों दे रखे हैं, और इनकी टीम बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है। ये हमारा होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ मैट्रिक्स और ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स और ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इस संगठन संरचना में अधिकार की समतल रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अथॉरिटी की, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो अथॉरिटी होता है वो वर्टिकल लाइन में उन दोनों का कोऑर्डिनेशन, आपस में संयोजन किया जाता है। इस प्रकार की संगठन संरचना में प्राधिकार का प्रवाह नीचे की ओर से समांतर नहीं बना रहता है। मैट्रिक्स मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which some individual report to more than one supervisor or leader. Relationship described as a solid line or dot in reporting. More broadly, it may also describe the management of cross-functional, cross-business group and other work model that don't maintain strict vertical business unit or silos grouped by the function or
जियोग्राफी। अब देखो इसमें डायग्राम में दे रखा है प्रोजेक्ट A, B, C, रिसर्च, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट का पूरा मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद हम कमिटी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। अ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल set to arrive at solution to common problem. The line people are given opportunities to discuss their problem in the committee. The committee organizational structure is not like a line or functional organization, but is similar to staff organization. Its decisions are implemented, whereas staff decisions are not necessarily implemented. It is a formal part of the organizational structure wherein the members are specifically mentioned. For example, the finance committee will include all the functional manager, marketing manager, production manager, जैसे दे रखा है कि जो समिति संगठन होता है उसकी स्थापना करना एक सामान्य या दिन प्रतिदिन का कार्य हो सकता है। समिति चुने हुए या नियुक्त किए हुए व्यक्तियों की एक संस्था है जो उन मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए संगठित आधार पर मिलते हैं और उनके समक्ष लाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कमेटी का लास्ट में डायग्राम दे रखा है आपको। फाइनेंस कमेटी, परचेज कमेटी, बोर्ड, इन दोनों में देखो फाइनेंस कमेटी में 2 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर परचेज कमेटी, जनरल मैनेजर, प्रमोशन कमेटी, फिर जनरल मैनेजर, मटेरियल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। इन सारी चीज़ों से ये लिंक्ड है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।